वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट्स नेचर। अब इसकी जो अगर हम नेचर की बात करें तो इसमें ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन जो है इस दौर में काफ़ी कॉमन होती जा रही है। एक तरफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज मौजूद है, नेशन स्टेट का दौर है, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस के अंदर ग्लोबलाइजेशन में इजाफा होता जा रहा है। बिजनेस के हिसाब से कोई भी बाउंड्री मौजूद नहीं है और बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी अब ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी होती जा रही है। इसी तरह ई कॉमर्स भी जो है वो एक एसेंशियल बिजनेस टूल बन चुका है। बहुत सी ई कॉमर्स साइट्स मौजूद हैं, जैसे अमेजोन है, ईबे है, दराज है, ये वो है। तो ई कॉमर्स भी बहुत ज़रूरी हो चुका है बिजनेस के लिए, स्पेशली जब से अब इंटरनेट कॉमन हो जिस तरह होता जा रहा है। तो उसके बाद हर कंपनी की प्रोडक्ट तकरीबन या तो ई कॉमर्स साइट के ऊपर मौजूद है या फिर वो खुद जो है ऑनलाइन जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहे हैं। इसके अलावा अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो भी जो है उसके अंदर भी बहुत से स्ट्रेटजिक इश्यूज हैं। जैसे पहले के दौर में जैसे जैसे तरक्की करी तो कई सारे इनोवेशंस जब हुए तो इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि रिसोर्सेज जो है उनको ही प्रॉपरली उनको यूज़ किया जाए और अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लोगों ने सोचा कि अनलिमिटेड हम जो है वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और जिस तरीके से भी चाहे हम रिसोर्सेज को यूज़ कर दें, अर्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे पता चला कि कई सारे नुकसान हुए, कई सारे रिसोर्सेज में कमी आना शुरू हो गई और अर्थ जो है वो उसको काफ़ी जो है इन्वायरमेंट ख़राब होना शुरू हो गई, जैसे पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गई, ओजोन लेयर डैमेज होना शुरू हो गई। तो इसी वजह से अर्थ का जो इन्वायरमेंट हुआ उसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज आना शुरू हो गए। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट हैं, कई सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है और दूसरे फंक्शनल एरियाज है। अब इनमें से बहुत से कोर्सेज आपने पढ़ लिए होंगे या फिर आप पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो है वो शामिल हैं। अंडर वन रूफ जो है ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ही चीज़ है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादातर पे यूज़ होती है एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, जो एकेडमिक हैं यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर ज़्यादा तौर पे आपको वर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वर्ड जो है वो आपको ज़्यादा तौर पे मिलेगा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात हो तो इसके अंदर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात होती है, स्ट्रेटेजी बनाना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी जो बन गई है स्ट्रेटेजी, और फिर स्ट्रेटेजी को इवेल्यूएशन उसकी करना। और स्ट्रेटेजी प्लानिंग की बात की जाए तो उसका मतलब होता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 1950 के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की टर्म जो है वो ओरिजिनेट हुई, ये टर्म आई, और 1960s और 70 के अंदर ये टर्म जो है ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है पॉपुलर होना शुरू हो गई और इसको पेनेसिया के तौर पर देखा गया। पेनेसिया के मुराद जो है मतलब ये कि एक ऐसी रेमेडी जो तमाम मुश्किलात का हल हो, उस तरीके से इसको देखा गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको अहमियत मिली। ऐसा लगा 1960s और 70s के दौर में लोगों को कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से तमाम मुश्किलात जो है वो हल हो सकती हैं। लेकिन हुआ क्या, 1980s में इसको एक तरफ हटा दिया गया कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कोई काम की चीज़ नहीं है और जो प्लानिंग मॉडल्स थे उनसे कोई हायर रिटर्न मिल भी नहीं रहा था उस वक्त। लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा 1990s और 20s के दौर में कि रिवाइवल हुई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और वाइडली जो है ये इसका यूज़ बढ़ता गया बिजनेस वर्ल्ड में और अभी तक इसका यूज़ जो है वो हो रहा है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 3 फेज होते हैं। एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन यानी स्ट्रेटेजी को बनाना, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर इवेल्यूशन करना। सो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन देखते हैं जब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। विजन और मिशन होता है। विजन से मुराद होता है ख्वाब और मिशन से मुराद जो है जारी बात है मिशन होता है, जहाँ पे जैसे मिशन स्टेटमेंट आपने अगर सुना वर्ड या कभी देखा हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो मिशन और विजन के जरिए ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक जगह पर पहुंचाया जाता है कि हमारा ये विजन है, हमारा ये ख्वाब है और मिशन हमारा ये है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक जगह पर पहुंचाया जाता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब ये चारों जो टर्म्स है ये शॉर्ट एनालिसिस की हैं। हो सकता है आपने शॉर्ट एनालिसिस अब तक पढ़ लिया हो बेसिक मैनेजमेंट के कोर्स में। सो स्ट्रेंथ वीकनेस जो होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, इंटरनल होती हैं।
और स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, वीकनेस जो है वो जाहिर बात है वीक पॉइंट्स होते हैं। सो स्ट्रेंथ से जो जाहिर बात है स्ट्रेंथ यूज की जाती है हमेशा, और वीकनेस को ओवरकम किया जाता है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी उसको गेन किया जाएगा, उसको हासिल किया जाएगा, और जो थ्रेट्स होंगे उनसे बचा जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट किए जाते हैं, ऐसे गोल जो लॉन्ग टर्म होते हैं, और फिर पॉसिबल स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, और फिर उन पॉसिबल स्ट्रेटजीज को बनाने के बाद एक ही स्ट्रेटजी जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ द कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशंस इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में वो ये है कि एलोकेशन करना रिसोर्सेज का, जहां जिस रिसोर्सेज की जरूरत होगी उस रिसोर्स को एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा बिजनेसेस टू इंटर या रिटेन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बिजनेस में रुकी नहीं रहती, लिमिटेड नहीं रहती, वो बहुत से बिजनेसेस में इंटर होती है। तो इस बारे में डिसीजन लेना कि कौन से बिजनेस में हम एंटर होता है वो भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर ही होता है। और इसके अलावा जो बिजनेस पहले से मौजूद है, कौन से बिजनेस को रिटेन रखना है। अब जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको जारी बात है रिटेन किया जाएगा, और जो प्रॉफिटेबल नहीं है वहां पे डाइवेस्ट कर दिया जाएगा या लिक्विडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ज्वाइंट वेंचर्स या मर्जर, अब ज्वाइंट वेंचर्स क्या है? ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है ज्वाइंट हैंड कर लेना, दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलके ज्वाइंट हैंड कर लेती है किसी भी एक काम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ये इसलिए करती है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक काम नहीं कर सकती, तो वो आपस में मिलके जो है वो ज्वाइंट हैंड कर लेती है किसी भी एक काम को करने के लिए। इसके अलावा मर्जर्स होते हैं। अब मर्जर्स में जो है वो दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल जाती हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, उसको हम कहते हैं मर्जर्स। इसके अलावा ये डिसीजन भी होता है कि एक्सपेंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है। और ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो होती है तो फिर वो एक्सपेंड भी करती है और फिर डाइवर्सिफाई भी करती है, डाइवर्सिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ओपनिंग फॉरेन मार्केट्स, यानी ओपनिंग करना, फॉरेन मार्केट्स में जाना, एंटर होना फॉरेन मार्केट्स में। और टेक ओवर्स को अवॉइड करना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करती है तो उसको अवॉइड करना भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर होता है। नाउ द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, यानी अब ये एक्शन फेज आ गया। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्लानिंग फेज था, अब ये है एक्शन फेज। तो इसमें पॉलिसीज होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि सालाना जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मकासद होते हैं पूरे साल भर के अंदर। उसके अलावा रिसोर्स की एलोकेशन करना, कौन से रिसोर्सेज की कहाँ ज़रूरत है। और एम्प्लॉय की मोटिवेशन करना, जो एम्प्लॉय है उसको भी जाहिर बात है मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तभी एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छे से अच्छा वो काम कर सकता है। सो ये एक्शन फेस होता है, इसके अंदर कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है परस्यू करने के लिए गोल्स को। अब गोल जो है उनको पूरा करने के लिए कंसेंसस होना चाहिए, यानी कि एक इत्तेफाक होना चाहिए सबका, उस पर इत्तेफाक हो कि यही गोल्स हैं हमारे, हमने इन्हीं गोल्स को पूरा करना है। अब अगर किसी गोल्स पे इत्तेफाक ही नहीं होगा किसी का, तो फिर गोल्स कहाँ से पूरे होंगे, कहाँ से परस्यू होंगे। उसके अलावा डेवलप करना एक सपोर्टिव कल्चर, एक ऐसा कल्चर हो जो सपोर्टिव हो। और इंटरपर्सनल और मैनेजरियल स्किल की अगर हम बात करें तो वो क्रिटिकल है इस फेज के लिए। और ओवरऑल जो है वो हाई मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे ओवरऑल पूरी की पूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओवरऑल जो है मोटिवेशन की जरूरत है, और वो भी हाई, बहुत ज़्यादा। सो टफेस्ट ऑफ ऑल फेजेस, अब ये जो है वो मुश्किल तरीन फेज है तमाम फेजेस में से, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है पर्सनल डिसिप्लिन की भी। अब पर्सनल डिसिप्लिन होगा तभी आप दूसरों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल कमिटमेंट भी हो और पर्सनल सेक्रीफाइस भी होनी चाहिए। और चैलेंज यहाँ ये होता है कि हर एक को इंस्पायर करना कि वो वर्क कर सके, काम कर सके प्राइड के साथ और एंथुसियाज्म के साथ, यानी फखर के साथ वो काम कर सके, और साथ में वो पुरजोश तरीके से काम कर सके। जब इंसान काम करते हुए पुरजोश होगा तो जाहिर बात है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तेजी के साथ वो काम कर सकेगा, और एक इफेक्टिव किस्म का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया जाए। नाउ दी स्ट्रेटजी इवोल्यूशन, अब ये तीसरा जो है फेस आ गया। अब इसमें कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो बुनियादी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। इंटरनल असेसमेंट है, यानी इंटरनली एग्जामिनेशन करना। एक्सटर्नल असेसमेंट है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना, मेजरिंग करना, परफॉर्मेंस को देखना कि परफॉर्मेंस कैसी है, उसको मेजर किया जाए। और फिर रेमेडियल मेजर लिया जाए, फाइन ट्यूनिंग करना कि जहाँ कोई ख़राबी है तो उसकी फाइन ट्यूनिंग करना। जिस तरह से टीवी के अंदर ट्यूनिंग की जाती है जब कभी चैनल ख़राब आ रहा होता है, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। सो लास्ट फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब जो है आज की जो सक्सेस है वो एश्योर नहीं करती कल की सक्सेस पे। जो आज एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है जरूरी नहीं कि वो कल भी सक्सेसफुल होगी। जैसे किसी दौर में नोकिया सक्सेसफुल थी तो उसके बाद फिर उसका भी डाउनफॉल आया, ये हुआ। तो इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आज सक्सेस है वो जरूरी नहीं कल भी सक्सेस हो।
कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है स्ट्रेटजीज के अंदर, चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके मुताबिक चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह नोकिया वालों ने चेंजेस नहीं की, जिस दौर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन होना शुरू हुआ, उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके हिसाब से चेंज नहीं किया, वो एंड्रॉयड नहीं लेकर आए, तो क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है स्ट्रेटजीज के अंदर, जो भी इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, चेंजेस करने की जरूरत होती है। और सक्सेस खुद भी कुछ नई प्रॉब्लम्स लेकर आती है, ये भी एक चीज है। एंड स्मगनेस कैन ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजास्टर। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्मगनेस आ जाए वहां जो है डिजास्टर हो जाता है। अब स्मगनेस मुराद ये कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है, प्रॉफिटेबल होती है, तो जो ऑनर है या मैनेजमेंट वगैरह है वो ये सोचती है कि अब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, और वो काफ़ी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ख्र और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वो खुश हो रहे होते हैं, और फिर वो जो है कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करते अपने बिजनेस पे। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिजास्टर की तरफ, तबाही की तरफ चली जाती है। सो प्राइम टास्क, पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्राइम टास्क इज टू थिंक थ्रू द ओवरऑल मिशन ऑफ द बिजनेस। पीटर ड्रकर के मुताबिक प्राइम टास्क ये है कि थिंक थ्रू द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द मिशन, ओवरऑल मिशन ऑफ द बिजनेस, जो ओवरऑल मिशन है उसके थ्रू सोचना चाहिए बिजनेस का जो ओवरऑल है। सो आस्क द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछें, व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है। So now the intuition and analysis. So strategic management tries to bring together qualitative and quantitative information. ये दोनों को आपस में मिलाती है, जो qualitative और quantitative information होती है strategic management इन दोनों को मिलाती है। Intuition जो है वो rest on intuition किन किन चीज़ों से के जरिए की जाती है। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पिछले एक्सपीरियंसेस गुजर चुके हैं, जो माजी में जिस तरह का तजुर्बा हो चुका है उसके ऊपर, उस चीज़ को देखा जाता है, जजमेंट के ऊपर और फीलिंग्स के ऊपर। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर रेस्ट करती है इंट्यूशन। सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब कहाँ का इंट्यूशन की जरूरत होती है, कहाँ का मददगार साबित होती है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल जहाँ पे कुछ सर्टेनिटी मौजूद नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है, और कोई भी प्रेसिडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, या बहुत कम प्रेसिडेंस है, यानी कि पहले कभी ऐसा हुआ तो किस तरीके से डिसीजन लिया गया हो, इस किस्म की चीज़ अगर मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी इंट्यूशन काम आती है। और हाईली इंटर रिलेटेड वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएबल जो है आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना वहाँ पे। और चॉइस फ्रॉम वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव इज नीडेड। बहुत से जो अल्टरनेटिव्स हैं उनसे चॉइस जो है वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो इंट्यूटिव और इंट्यूशन और एनालिटिकल जजमेंट जो है उसमें ज़रूरत पड़ती है इनपुट की तमाम मैनेजरियल लेवल से। तमाम मैनेजर लेवल से मुराद लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और हाई लेवल मैनेजमेंट। और एनालिटिकल थिंकिंग और इंट्यूटिव थिंकिंग जो है वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी एक दूसरे के साथ मिल के ही दोनों जो है वो यूज़ की जाती है। दोनों थिंकिंग जो है एक साथ होती है, एनालिटिकल थिंकिंग भी और इंट्यूटिव थिंकिंग। सो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन है आपके सामने कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड वेयर इज इमेजिनेशन एम्ब्रेसेस द एंटायर वर्ल्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज के मुकाबले में, क्योंकि नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, महदूद है, जबकि इमेजिनेशन जो है ज़ाहिर बात है लिमिटेड नहीं है। तो ये था आज का लेसन नंबर 1, जो कि पहला लेसन था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।